किताब मन का आईना होती है। उस पर लिखा हर शब्द दिल की बात कहता है, जो सत्य के समीप रहता है। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी। एक बार फिर से आपके साथ हिंदी लेखक परिवार के यूट्यूब चैनल पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूँ साहित्यकार ऋचा शरद अग्रवाल द्वारा लिखित एक कहानी, अनोखी विदाई। बंद लिफाफा में सुलझती उलझनें भी सत्य को दर्शाती हैं, जिसे पढ़कर उलझन उलझन नहीं रहती है। उनके पिता श्याम सुंदर जालानी जी के इन शब्दों के साथ प्रस्तुत करती हूँ बंद लिफाफा से एक बहुत ही मार्मिक कहानी, अनोखी विदाई। माल रोड से उतरते हुए वहां की रौनक, सैलानियों के जत्थे, हाथों में हाथ डाले नए शादीशुदा जोड़े पहाड़ों पर हर मौसम में नजर आते हैं। सुमी मंत्रमुग्ध सी नवविवाहिता के हाथों में चूड़ा देख किन्हीं ख्यालों में खोने सी लगी। तभी पास में बगीचे में खेलते बच्चों के शोर से उसकी तंद्रा टूटी। वो सोनी निगाहों से चारों ओर अपने प्यारे शिमला को छूटती नजरों से देख रही थी। चर्च में बजती घंटे की आवाज ने उसके कदम बरबस ही चर्च की तरफ मोड़ दिए। जाने कितने इतवार इस चर्च में प्रार्थना में बिताए होंगे। आज उसे लग रहा था जैसे सब कुछ पीछे छूट रहा है। बाहर तक आते आते उसकी रुलाई फूट रही थी। सुमी ने कभी सोचा भी नहीं था यह सब जो उसके जीवन का हिस्सा बन चुका है अचानक उससे छूट जाएगा। किस्मत को भी दोष नहीं दे सकती, क्योंकि ये उसका अपना ही लिया गया निर्णय था। कुफरी, नालकंडा, स्कैंडल पॉइंट, धर्मपुर, सुमी के मन में सब नज़ारों को बरसों बरस के लिए आंखों में बसा लेने का था। पास ही हनुमान मंदिर में कोई भक्तन लाल चुनरिया चढ़ा रही थी। तभी एक वानर उसके हाथ से चुनरिया ले भागा और ढलान पर खड़ी सुमी के पास छोड़ चला। वहां हनुमान मंदिर, जिसे जाखा मंदिर भी कहा जाता है, जिसके बारे में प्रसिद्ध है, जिसकी चुनरी वहां स्वीकार हो जाती है, वो शीघ्र ही शादी के बंधन में बंध जाता है। सुमी ने चुनरी उठाकर चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे चिनार के पेड़ों पर बैठे वानरों के अतिरिक्त कोई नजर नहीं आया। उसने भगवान का प्रसाद समझ चुनरी हाथों में लपेट ली। स्टेशन पर ट्रेन आने में अभी 2 घंटे शेष थे। समय बिताने के लिए वो पास के पार्क में पत्थर की बनी हुई बेंच पर बैठ गई। तभी एक बच्ची ने आकर गुड आफ्टरनून मैम बोला। सुमी ने बच्चे को प्यार से थपथपाया और उसे याद आई सुबह की विदाई। सिस्टर जोसेफ उसकी विदाई का भाषण बोल रही थी। सबकी आंखें गमगीन थी और सिस्टर ने कहा, सुश्री सुमिता गुप्ता ने 8 साल पहले इस स्कूल में अपना पहला कदम रखा और सुमी के विचार 8 साल से भी पीछे जा चुके थे। सुमी तब 15 साल की थी। माँ ने दमे की हालत में बिस्तर पकड़ा हुआ था। 3 बहन व 1 भाई के परिवार में भाई के बाद सुमी का दूसरा नंबर था। 3 बहनों के इकलौते भाई होने के लाड़ प्यार ने भाई साहब को बिगाड़ कर रख दिया था। कहते हैं मुसीबत आती है तो चारों ओर से घिर कर आती है। पिताजी की मुनीमगिरी की नौकरी छूट गई। भाई साहब आवारागर्दी में लगकर गलत संगत में पड़ गए और दवाइयों के अभाव में सुमी को घर व बहनों की जिम्मेदारी निभाने का वचन ले माँ भी देवलोक चली गई। 9वीं कक्षा तक हमेशा प्रथम आने वाली सुमी ने कब घर में माँ की जगह ले ली पता ही नहीं चला। पैसे के अभाव और घर की जिम्मेदारी के चलते सुमी व बहनों का स्कूल छूट गया। घर के काम के साथ सुमी अड़ोस पड़ोस के काम में भी मदद करने लगी। उधड़े कपड़े सुधारते सुधारते ज़हीन सुमी नए कपड़े सिलने लगी।
4 पैसे भी आने लगे, तंग हाथ थोड़ा खुलने लगा, तो दोनों छोटी बहनों का दोबारा स्कूल में एडमिशन करवाया। सुमी के हाथ में हुनर था, ख्याति फैलने लगी। ज़्यादा सिलाई आने से उसने आसपास की ज़रूरतमंद स्त्रियों को अपने यहाँ काम पर लगा लिया। सुमी की सुंदरता व समझदारी देख उसके लिए रिश्ते आने लगे। पिताजी को समझ थी कि सुमी को ब्याह कर उनके फिर से बुरे दिन आ जाएंगे। उन्होंने भी रिश्तों पर कान नहीं धरे। दिन गुजरते गए, सुमी की मेहनत रंग लाई। दोनों बहनों ने मेरिट से बीए व एमए किया। बधाइयों, रिश्तों की बारिश होने लगी। समझदार सुमी ने मां को दिए वचन के मुताबिक बहनों का रिश्ता खुद ही पक्का कर दिया। देखते ही देखते दोनों बहनें शादी के बाद विदेश सेटल हो गई। उन सब बातों में सुमी 26 बरस पूरे कर गई। 2 घर छोड़कर रहने वाली रत्नी ताई, जिसने गाहे बगाहे सुमी का बहुत साथ दिया था, आज सुमी को किसी खास प्रयोजन से अपने घर बुलाया। घर का काम निपटाकर सुमी ताई के पास पहुंची। उन्होंने सुमी को अपने भतीजे मोती बाबू से मिलवाया, जो कि मुंबई में कपड़ों का कारोबारी था और महीने में एक बार कारोबार के सिलसिले में जोधपुर अपनी बुआ के यहाँ आता था। वह अपनी बुआ के यहाँ ही ठहरा हुआ था। रत्नी ताई जानबूझकर जलपान लाने के बहाने दोनों को अकेला छोड़ गई। तब मोती बाबू ने बोलना शुरू किया, सुमी जी, मुझे घुमा फिराकर बात करनी नहीं आती। महीने भर से बुआ की आंखों से, बातों से आपको देख रहा हूँ। आज प्रत्यक्ष देखकर लग रहा है कि आपके जैसी ही लड़की से शादी की चाहत थी मेरी। तभी आज 28 साल का होने पर भी विवाह नहीं कर पाया। विधवा माँ की इकलौती संतान हूँ। पिता बचपन ही में गुजर चुके। माँ ने बड़े दुख देखकर मुझे बड़ा किया। आज मेरा कारोबार अच्छा है और पहली बार आपको देखकर शादी की इच्छा मन में जगी है। यदि आप मुझे पसंद करती हो तो बात आगे बढ़ाऊं। सुमी सकुचाई, शर्माई खड़ी रह गई। रत्नी ताई ने आकर मोती बाबू की तान में तान मिलाई कि मैं आज ही इसके पिताजी से रिश्ते की बात पक्की करती हूँ। दिन भर सुमी की नज़र दरवाजे पर लगी हुई थी, ताई के इंतजार में। उसे अपने हाथों में शादी का चूड़ा, लाल चुनर महसूस होने लगी थी। तभी किसी बात से उसकी तंद्रा टूटी। पिताजी कह रहे थे, नहीं रत्नी भाभी, मैं जवाब नहीं दे सकता। सुमी भी तैयार नहीं है। नकारात्मकता ने पिताजी और भाई को इतना स्वार्थी बना दिया था कि सुमी की भावना को भी नहीं समझ सके। मोती बाबू ने 2-3 बार किसी बहाने से सुमी से मुलाकात करके समझाना चाहा कि मान जाओ सुमी, मैं विवाह आपसे ही करूंगा, मैंने ऐसा प्रण लिया है। सुमी कुछ भी नहीं बोल पाई, भरी आंखों से वापस चली आई। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। साल गुजरते गुजरते अपनी गलती के सदमे से पिताजी भी दुनिया छोड़ चले। अब तो भाई साहब को पूरी आज़ादी मिल गई। देर रात तक पीकर लौटते, सुमी पर रौब झाड़ते और उससे कमाई का सब कुछ हड़प लेते। एक दिन तो हद ही हो गई। जाने किस पतुरिया को सुमी की भाभी बनाकर घर पर ले आए, जिसने आते ही सुमी का जीना हराम कर दिया। सिस्टर जोसेफ सुमी के पास सिलाई सीखने के लिए आया करती थीं। उन्होंने उसकी आंखों में व्यथा देखकर पूरी बात पूछी और सुनने पर एक ही बात कही, अगर तुम्हें ऐसे जीवन से दूर जाना हो तो मैं अगले ही हफ्ते शिमला जा रही हूँ। वहाँ की तारा देवी स्कूल में प्रिंसिपल का पद संभाल रही हूँ। तुम वहाँ पर सिलाई का काम देख लेना और साथ में अपनी पढ़ाई भी शुरू कर लेना। तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। घर के नारकीय माहौल को सोचकर सुमी 4 जोड़ी कपड़े अटैची में डालकर चुपचाप बिना बताए एक खत छोड़कर सिस्टर जोसेफ के साथ शिमला चली आई, जहां सिलाई के काम के साथ 10वीं, फिर बीए, एमए के साथ पीएचडी भी कर ली। 8 साल कैसे फुर्र हो गए पता ही नहीं चला।
शिमला उसकी नस नस में बस चुका था। स्कूल के प्यारे प्यारे बच्चों का प्यार, नियमित जीवन, पढ़ाई की लगन में उसे कभी अपनों के द्वारा दिए दुख सुख याद नहीं आए। 8 साल बाद अचानक ही जाने कैसे भाई साहब का पत्र आया। पत्र में लिखा था, सुमी, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं बहुत बुरे दिनों से गुजर रहा हूँ। तेरी भाभी तो मुझे तभी छोड़कर सारा पैसा हड़प कर चली गई थी। मुझ जैसे पापी के साथ ऐसा ही होना था। मुझे ज़्यादा पीने की लत ने दुनिया भर की बीमारियां दे दी हैं। मेरा कोई भी नहीं है जो अंतिम समय में मुझे संभाले। ममता से भरी सुमी ने पत्र पढ़ते ही वापस लौटने का फैसला कर लिया। सुबह विदाई समारोह के बाद सुमी ने सिस्टर जोसेफ से आग्रह किया कि आज का दिन वो अकेले ही शिमला में अपनी तरह से बिताना चाहती है। वो उसका सामान रामू काका के साथ स्टेशन पर भेज दें। सुमी के स्टेशन आने पर पता चला कि अभी ट्रेन जाने में 1 घंटा शेष है। चपरासी को विदा करके वो सामान के साथ ट्रेन के इंतजार में बैठी ही थी कि तभी एक सुंदर फूल ने उसे छुआ। फूल वाले को देखते ही सुमी चौंक गई। सामने मोती बाबू को पाकर, सुमी, मैं शिमला आज ही व्यापार के सिलसिले में तुम्हारे स्कूल आया था। उस समय तुम्हारी विदाई चल रही थी। बाद में सिस्टर जोसेफ से मिलकर तुम्हारे बारे में पता लगा। सुमी, मैं आज भी तुमसे वही बात पूछूंगा, मुझसे शादी करोगी? शादी के बाद तुम्हारे भाई साहब को हम मिलकर संभालेंगे। अब तो तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है ना? सुमी को नवविवाहिता वाला चूड़ा और वानर द्वारा लाई लाल चुनरिया में छुपा ईश्वरीय संकेत समझ में आया। उसने सकुचा कर हाँ में सिर हिला दिया। तभी पास ही से स्कूल के बैंड की शादी की धुन सुनाई दी। सिस्टर जोसेफ पूरी टीम के साथ हाथों में वरमाला लिए स्टेशन पर आ गई थी। आज सुमी की सच्ची विदाई उसकी मां सरीखी सिस्टर जोसेफ ने की। यह थी कहानी अनोखी विदाई, लेखिका ऋचा शरद अग्रवाल। कहानी संग्रह बंद लिफाफा। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा करना नहीं भूलें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।